कौन सा राजनीतिक चिंतक अरस्तु के विचारों को पूरी तरह से अस्वीकार करता है, जो रिजेक्ट करता है? देखो, अरस्तु की जो फिलोसफी है, एक तो मैकियावेली इसको फॉलो करते हैं, ठीक है। मैकियावेली तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को पुनर्जागरण बोला जाता है, तो ये तो पहले ही बोलते हैं कि तुलनात्मक राजनीति पढ़नी चाहिए, हिस्ट्री में जो कुछ हुआ है पहले वो सब चीजें पढ़नी चाहिए, हिस्टोरिकल अप्रोच अपनाते हैं, ठीक है। तो ये तो अरस्तु को बिल्कुल मानते हैं, ये तो रिजेक्ट नहीं करेंगे। दूसरा, लोक, ये तीनों थिंकर जो हैं, प्रॉपरली आप इस चीज को देखिए, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के हैं। लेकिन लोक जो हैं, वो अरस्तु को रिजेक्ट नहीं करेंगे, वो अरस्तु की थ्योरीज के ऊपर बात करेंगे। रूशो भी उस चीज के ऊपर बात करेंगे। होब्स जो वो प्रॉपरली इसको नकार देते हैं, होब्स इस चीज को नहीं मानते कि कंपैरेटिव पढ़ना चाहिए। ये प्रॉपर मोनार्की की बात करेंगे, पूरी तरह से एक मोनार्क का शासन होना चाहिए, उस तरीके की बात करेंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, किसने रूशो कहा है? टोटलिटेरियन डेमोक्रेट्स किसने कहा है रूशो को? देख लीजिए। कार्ल पोपर ने कहा है? नहीं, कार्ल पोपर नहीं कहते, ना अरेंट भी नहीं कहती हैं, और ना जैकब टॉलमैन कहते हैं। तो फ्रेडरिक, कार्ल फ्रेडरिक जो हैं, नहीं, ये भी नहीं कहते हैं, इनका भी मुश्किल है। कार्ल फ्रेडरिक नहीं है, मुझे जैकब टॉलमैन लग रहे हैं। तो यहाँ पे जो जैकब टॉलमैन जो हैं, उनको रख लीजिएगा। जैकब टॉलमैन जो है, वो इसकी बात करते हैं कि भाई इनको जो है टोटलिटेरियन किसने कहा है, टोटलिटेरियन डेमोक्रेट्स किसने कहा है, और रूशो को। ये इस बार के पेपर के लिए थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, जैसे ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, ये भी आ सकता है, इस तरीके के, मतलब छोटे क्वेश्चन ज्यादा संभावना है। इसके बाद जो है हम देखते हैं, इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा भाई, बहुत बड़ा कर रखा है। सूची मिलानी है, कार्ल मार्क्स की रचनाएं हैं और उनके अंदर दिए गए विषय हैं, ठीक है। तो यहां पे दिए गए, देखिए, पेरिस मैन्युस्क्रिप्ट, पेरिस मैन्युस्क्रिप्ट में क्या बात की गई है? पेरिस मैन्युस्क्रिप्ट में जो है एलिनेशन थ्योरी दी गई है, दास कैपिटल, इसके अंदर सरप्लस वैल्यू की बात हुई है, द एंटी 18th ब्रूमेर ऑफ लुई बोनापार्ट, इसके अंदर जो है आप राज्य की सापेक्ष स्वायत्ता, ठीक, ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट। इसके बाद है क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम, सर्वहारा वर्ग की तानाशाही। तो ये अलग अलग हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके की बातें आपको पता होनी चाहिए कि किस किताब में क्या बात कही गई है कार्ल मार्क्स के द्वारा। तो ये बन जाएगा इसका बी पार्ट 4312, ठीक है। इसके बाद चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से कथन मैकियावेली के राजनीतिक सिद्धांत के बारे में सही हैं? इनमें से प्राचीन रोम को देवत्व प्रदान किया गया है, प्राचीन रोम को देवत्व प्रदान किया गया है। और यहां पे जो है हम देख सकते हैं कि सही का मतलब ढूंढना हमें, ठीक है। तो यानी कि प्राचीन रोम की तो बात करता ही है ये, अरिस्टोटल प्लेटो इनको पढ़ने की बात करता है, तो मुझे ये ठीक लग रहा है इनकी स्टेटमेंट। सेकंड है, इसमें इतिहास का व्यापक रूप से उपयोग किया गया है ताकि शासन कला सीखी जा सके। बिल्कुल, ये हिस्टोरिकल अप्रोच प्रॉपर अपनाते हैं और उसको मानते हैं। राजा शासक की सफलता हेतु निजी सेना की आवश्यकता बताई गई है, यानी कि शासन की सफलता के लिए निजी सेना होनी चाहिए, ऐसा कहा गया है। होना चाहिए, लेकिन सिद्धांत में इस तरीके की बात करते हैं वो, ये थोड़ा मुश्किल है। द नीड फॉर ए प्राइवेट आर्मी हैज बीन स्टार्टेड फॉर द सक्सेस ऑफ द किंग, ठीक है। रूलिंग करने के लिए ये जरूरी है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा भी स्टैंड बाई पे रखते हैं। इटली के नैतिक पतन हेतु धर्म को दोषी बताया गया, आपको लगेगा ये भी सही है, नहीं। इटली के पतन के लिए इन्होंने किसी धर्म को दोषी नहीं कहा, इन्होंने कहा कि जो ये सोफिस्ट लोग हैं, जो ये पादरी लोग हैं, ये लोग दोषी हैं, इनके द्वारा दी जाने वाली एजुकेशन जो है वो दोषी है, और ये लोग जो हैं शासन नहीं करेंगे। इसलिए ये चर्च का विरोध करता है, धर्म का नहीं करता है, चर्च का विरोध करता है, ठीक है। ईसाई धर्म के खिलाफ तो जाता है, चर्च का विरोध करता है, लेकिन
अगर ये है कि धर्म ने को ही इन्होंने दोषी बताया, ये थोड़ा ठीक नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये बात तो नहीं है कि मैकियावेली का जो पॉलिटिकल थ्योरी है उसमें कौन सी सही है। तो एक तो ये पहली और एक ये दूसरी, ये दो मुझे ज्यादा सही लग रही हैं। हम इसके आंसर पे जाते हैं तो 1 और 2, यानी कि इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, लेकिन निम्नलिखित में से कौन से कथन तुलनात्मक पद्धति में अरस्तु के योगदान के संबंध में सही है? कि तुलनात्मक पद्धति की बात हो रखी है। ठीक है, तुलनात्मक पद्धति में कौन से ठीक है? तात्कालिक विद्यमान राजनीतिक प्रणालियों का अध्ययन करना, यानी कि उस समय पे जो पॉलिटिकल एनालिसिस के लिए जो मेथड्स हैं उनको देखना हमें, बिल्कुल ठीक बात है, वो करता है इस तरीके की। राजनीति के एक अनुभविक विज्ञान का विकास करना, हाँ ये भी बिल्कुल बिल्कुल वो एम्पेरिकल स्टडी की बात करते हैं। अनुभव आधारित चीजें होनी चाहिए कि अनुभव के आधार पे जो है हम किसी भी थ्योरी को स्टडी कर सके। कि राजनीति को अगर हम स्टडी करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें अनुभव की जरूरत होती है, और अनुभव आधारित स्टडी आपकी बहुत जरूरी है। आदर्श प्रकार पर पहुंचना, बिल्कुल नहीं, ये आदर्शवादी बात करता ही नहीं है। अमूर्त विचारों को व्यवहार में लागू करना, बिल्कुल नहीं, ये कहता है कि जो चीज दिखाई नहीं दे रही है उसके ऊपर क्या काम करेंगे हम। तो यानी कि ये दोनों चीजें ठीक रहेंगी, 1 और 2। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। होब्स के लिए केंद्र बिंदु सत्ता है, न कि अधिकार। क्यों? मतलब कि होब्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? सिर्फ सत्ता, अधिकार इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है? ये चीज समझने की है कि सत्ता अधिकार से अधिक महत्वपूर्ण है। क्या ये बात है इसलिए कह रहा है वो? नहीं। अधिकारों में कर्तव्य भी शामिल होंगे, क्या ये भी बात कहता है? वो भी नहीं कहता। ये सत्ता और अधिकार में एक अंतर्निहित टकराव है कि भी सत्ता में और अधिकारों में आपस में टकराव होता है, ऐसा भी नहीं है। बात यह है कि व्यक्तियों के बीच सहमति जुटाना कठिन होता है कि भाई आप सहमति नहीं जुटा पाओगे कि इसके लिए क्या अधिकार डिसाइड करें हम। इसीलिए कहता है कि सत्ता ज्यादा जरूरी है, और सत्ता जो है वो कंट्रोल कर सकती है, अधिकार इतने जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको मानेंगे कि सहमति जुटाना बड़ा मुश्किल है होब्स के लिए। प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है? वस्तु एवं सेवा का वितरण होना, भार और पर सुविधा, दंड और प्रतिशोध, एक व्यक्ति एक कार्य, एक वर्ग एक कर्तव्य। कौन सा है इसमें से? बताइए। सीधी सी बात है कि वो डिस्ट्रीब्यूशन की बात तो कर नहीं रहा है यहाँ पे। ठीक है ना, वो किसी को दंड देना, किसी का प्रतिशोध लेना, किसी को सुविधा देना, किसी को जो है काम ना देना, ये भी बात नहीं करता। वो स्पेसिफिक बात करता है कि एक व्यक्ति के पास एक ही काम हो, एक वर्ग का एक ही कर्तव्य हो। जैसे वो 3 वर्ग बनाता ही है। ठीक है, 3 क्लास बनाता है। एक प्रोड्यूसर क्लास होती है, एक मिलिट्री क्लास बनाता है वो, तीसरी फिर वो शासक वर्ग बनाता है, आइडियल किंग जिसके अंदर आता है। तो वही बात ये बोलता है कि हाँ ये 3 वर्ग हैं, इनके अपने अपने कर्तव्य हैं, कोई एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करेगा, और हर एक व्यक्ति अपने गुण के अनुसार काम करेगा, जो उसके अंदर जो गुण है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 2 कथन दिए गए हैं, एक है असर्सन, दूसरा है रीजन। असर्सन में क्या है कि ऑक्सफोर्ड का कहना है कि होब्स अंग्रेजी बोलने वाले लोगों में पैदा होने वाला सबसे महान राजनीतिक चिंतक है। ये बात बिल्कुल ठीक है, ऑक्सफोर्ड ने अंग्रेजी बोलने वालों में होब्स को सबसे महान बताया है। क्यों बताया? क्योंकि कोई अन्य चिंतक उसके दार्शनिक आधार तथा विचार की स्पष्टता की बराबरी नहीं कर सकता। ये बिल्कुल परफेक्ट बोल रहा है कि हाँ इसकी बात को हम मान सकते हैं कि ए बात बिल्कुल ठीक है, दूसरी भी ठीक है। और ऑक्सफोर्ड ने जिस तरीके से बोला है वो बात ये कहती है कि ए और आर दोनों ठीक है, और जो आर बात कही गई है वो सही व्याख्या करती है ए की। ठीक है, इसका सही स्पष्टीकरण देती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। किसने युवा मार्क्स और वृद्ध मार्क्स के बीच अंतर किया है? आपके सामने नाम लिखे हुए, अल्थुजर, लेनिन, मिलीबैंड, लक्जमबर्ग। बताइए किसने किया है? तो सीधी बात है, लुइस अल्थुजर जो हैं वो युवा मार्क्स और वृद्ध मार्क्स में अंतर करते हैं कि युवा मार्क्स अलग है, वृद्ध मार्क्स अलग है। ये थ्योरी को लेकर अंतर करते हैं, कोई और बात नहीं है कि थ्योरी अलग अलग है। कि भाई जो यंग मार्क्स है वो एक अलग होता है, और जो बुजुर्ग हो गया है मार्क्स, जो बाद में ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म बन गया, वो अलग बात कहता है। कोई मैसेज कर रहे हैं कि आप लोग? नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद जो है ग्रामसी ने फांसीवाद की क्या विशेषता बताई? ग्रामसी तो आप लोगों ने पढ़ा था, बहुत आसानी से पढ़ा था।
ठीक है, ग्रामसी ने क्या विशेषता बताई है? प्राधान्य क्रांति, निष्क्रिय क्रांति, बुर्जुआ क्रांति, लघु बुर्जुआ क्रांति, बताइए क्या था? एक निष्क्रिय क्रांति, यानी कि पैसिव रेवोल्यूशन। ठीक है, एक्टिव रेवोल्यूशन होती तो सक्रिय क्रांति होती। ठीक है, तो इसने क्या कहा? एक पैसिव रेवोल्यूशन इसको कहा कि फासीवाद की विशेषता क्या है? एक पैसिव रेवोल्यूशन है, जो कि किसके पीछे छिप करके आ रहा है? पूंजीवाद के पीछे छिप करके बाहर निकाला गया है, और पूंजीवाद ने उसको इसलिए निकाला है कि वो अपनी सुरक्षा कर सके। आप याद कीजिए, इनका जो हमने दो घेरों का सिद्धांत बताया था, इन दो घेरे बनाकर रखता है पूंजीवाद। ठीक है, ऊपर राज्य को रखता है, मतलब यहाँ पे बुद्धिजीवी वर्ग रहता है ऊपर, और यहाँ पे जो है ये स्टेट पुलिस वगैरह ये रहती है, और अंदर बैठा है कैपिटलिस्ट वर्ग। तो ये जब स्टेट पुलिस वगैरह जब ये टूट जाता है ऊपर वाला घेरा, तो यहाँ से ये फांसीवाद निकलता है। ठीक है, फिर ये अपनी चरम अवस्था में पहुंच जाता है। अरस्तु द्वारा किया गया संविधानों का वर्गीकरण इस पर आधारित था कि किस चीज पे आधारित था? ये बताइए आप मुझे। कौन शासन करता है और शासन से कौन लाभान्वित होगा, ये बात थी। दूसरी, सत्ता में अनवरत बने रहने के उपाय, कि भी सत्ता में बना ही रहना, क्या ये बात थी? नहीं। प्लेटो के रिपब्लिक के मूल प्रतिपादन को स्वीकार करना, कि प्लेटो ने जो रिपब्लिक दी थी, बल्कि प्लेटो का तो ये आलोचक है, प्लेटो की रिपब्लिक की आलोचना करता है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। बहुसंख्यक का शासन सुनिश्चित करना, कि बहुसंख्यक जो हैं, जिनकी संख्या ज्यादा है, उनका शासन होगा, ये भी नहीं था, ये मना कर देता, उसको तो भीड़तंत्र बोल देता है ये। तो ये कहता कि कौन शासन करता है और शासन से कौन लाभान्वित होता है। तो इसका वर्गीकरण उसके आधार पे था कि भाई इसने जब 6 वर्गीकरण किए, तो ये एक वर्ग ऐसे ही तो लिखता है कि शासन कौन करता है और शासन से लाभान्वित कौन होता है, ये चीज साथ में लिखता है ये, और शासन के प्रकार यहाँ पे लिखता है। इसी तरीके से करके 6 बना देता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 प्रकार के शासन बना दिए इसने। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे। ये सुमेलित करने हैं आपको। मौन सहमति कौन देता है? स्वयं से एवं दूसरे से संबंधित कार्य, यानी कि सब से और पर से संबंधित कार्य, नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता, सुव्यवस्थित समाज। मौन सहमति किसकी तरफ से? लोक की तरफ से। सब से और पर से संबंधित कार्य बेंथम की तरफ से। नकारात्मक और सुव्यवस्थित समाज, रोल्स। तो आंसर क्या होगा इसका? 3 4 2 1, यानी कि आंसर हो गया ये। ठीक है, ये आंसर बनेगा इसका। इसके बाद है फिर से जर्सन रीजन का एक क्वेश्चन आता है आपके सामने। लेनिन ने बुद्धिजीवियों के क्रांतिकारी कार्य का एक नया सिद्धांत प्रस्तुत किया, कि बुद्धिजीवियों के कुछ कार्य होते हैं। क्यों किया? क्योंकि क्रांति के प्रभावी कारण उत्पादन के विचार होते हैं। भाई क्रांति का जो कारण है उसका क्या होगा? क्रांति के लिए प्रभावी कारण क्या होगा? कि उत्पादन के लिए जो विचार है वो होगा, न कि उसकी भौतिक स्थितियां। कि भी भौतिक स्थिति नहीं होगी कि भी उस समय पे क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, बल्कि उत्पादन का जो विचार है, जो आप आइडिया देंगे लोगों की, प्रोडक्शन के पीछे क्या कारण है, क्या चीजें हैं, वो बताएंगे, उनसे पता चला भौतिक स्थितियां काम नहीं करेंगी। तो क्या ये दोनों बातें ठीक हैं? ठीक है, मतलब दोनों बातें ठीक हैं। बुद्धिजीवियों के क्रांतिकारी कार्य का नया सिद्धांत दिया कि क्रांतिकारियों को क्या कार्य करने चाहिए, वो सब चीजें। तो इसीलिए ये कहता है कि उनको काम जो है, उत्पादन का जो विचार है उसको लोगों के बीच लेकर जाना है, सिर्फ भौतिक स्थितियां नहीं बतानी है, मटेरियल कंडीशन जो है वो नहीं बतानी है आपको। ठीक है, आपको काम भी करना पड़ेगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 14 नंबर क्वेश्चन है। ये देखिए, ये किताबें लिखी हुई हैं, प्लेटो ने संवाद लिखे हैं, सिंपोजियम, फिलैक्स, टाइमियस, द रिपब्लिक। इनके अंदर क्या क्या चीजें दी गई, इनका विषय क्या है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है? सिंपोजियम के लिए हम कहेंगे प्रेम की तत्वमीमांसा। ठीक है, और फिलेक्स के लिए कहेंगे विचारों के सिद्धांत को नीति शास्त्र के क्षेत्र पर लागू करना। टाइमियस को हम कहेंगे भौतिक अस्तित्व के सिद्धांत का क्षेत्र, और द रिपब्लिक में हम कहेंगे कि ये राजनीतिक क्षेत्र की किताब है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर ए। नेक्स्ट पे चलते हैं। यहां पे दिए गए हैं 2 कथन। देखो, अरस्तु के किसी भी प्रमाणिक बोध के द्वारा इस विचार का समर्थन प्लेटो के विपरीत था। अरस्तु की व्यवस्था प्लेटो की व्यवस्था की त्रुटियों से मुक्त आदर्शवाद को दार्शनिक रूप देने का प्रयास करते। देखो, अरस्तु के किसी भी प्रमाणिक बोध के द्वारा, कि भी उसका कोई भी जो शोध किया गया, बौद्धिक इंटेलेक्चुअलिटी के द्वारा जो उसने काम किया है, प्रमाणिक बोध के द्वारा इस विचार का समर्थन प्लेटो के विपरीत था। कि भी उसका कोई भी जो तथ्य था
जो भी काम कर रहा था वो किसी भी तथ्य के लिए अरस्तु, तो उसका जो था वो प्लेटो के बिल्कुल विपरीत था। ठीक है, बिल्कुल अलग था। बात बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात, क्यों था, इसका कारण बताया इसने। कारण ये बताया कि अरस्तु की व्यवस्था प्लेटो की व्यवस्था की त्रुटियों से मुक्त, कि भी प्लेटो ने जो गलतियां की थी, जो उन गलतियों से ये बिल्कुल फ्री था, वो गलतियां इसके अंदर नहीं थी। आदर्शवाद को दार्शनिक रूप देने का एक प्रयास है, कि भी उसका तो आदर्शवाद था, प्लेटो का तो क्या था, आइडियलिज्म था। इसका क्या है, ये फिलोसफिकल लेके आया इसको, इसको फिलोसफी बनाने की उसने कोशिश की, कि भाई आपको सिर्फ आइडियल नहीं होना है, आपको इसको फिलोसफिकल तरीके से सोचना है। तो इसकी दोनों बातें सही हैं और ये इसकी एक्सप्लेनेशन भी सही है। इसीलिए ये कहता है कि उसका जो प्रमाणिक बोध है, जो भी फैक्ट, वो जो भी तथ्य, जो प्रमाण वो रख रहा था, वो सारे प्लेटो के विपरीत थे। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, एक बार फिर से जर्सन रीजन। मैकियावेलीवाद नैतिकता के दोहरे मानदंड का समर्थन करता है। ठीक है, जस्ट एक सेकेंड। हाँ, अब चलिए। मैकियावेलीवाद नैतिकता के दोहरे मानदंड का समर्थन करता है, जिनमें एक तो शासक के लिए है, जबकि दूसरा निजी नागरिकों के लिए। ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि वो जो दोहरी नैतिकता की बात करता है, कि एक तो नागरिकों की नैतिकता, एक शासक है, जो किंग है, जो प्रिंस है, उसकी नैतिकता। अब इसका कारण बताता है क्यों होगी ऐसी, क्यों करता है ऐसी बात। क्योंकि राज्य के निर्माता के रूप में शासक न सिर्फ कानून से परे है, बल्कि नैतिकता से भी परे है। बिल्कुल क्लियर बात, बिल्कुल सही बात। ये इस बात को प्रूव ही करता है, इसलिए दो तरह की नैतिकता कहता है। राजा के लिए अलग नैतिकता, इसके लिए अलग नैतिकता। इसीलिए कहता है कि राजा को जो है, राज्य को स्ट्रॉन्ग बनाना है, राज्य का निर्माण करना है, तो उसके लिए कानून और नैतिकता वो बिल्कुल अलग हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 17 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके विचारों को उपयोगितावाद के दार्शनिक अतिवाद में शामिल किया गया, यानी कि whose ideas among the following are included in the philosophical extreme of utilitarianism? यूटिलिटेरियनिज्म के लिए आप किस किस को जानते हैं, किस किस को जानते हैं? उन लोगों को तो यहाँ पे नाम ही नहीं है जिसको बेंथम और मिल्को जी से आप जानते हैं, यहाँ पे तो नाम ही नहीं है। तो आपको क्या करना है कि विचारों को उपयोगितावाद के दार्शनिक अतिवाद में शामिल किया गया है। दार्शनिक अतिवाद है उपयोगितावाद के। ठीक है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के सुख की बात करना ही उपयोगिता होता है, यूटिलिटेरियनिज्म होता है। तो ये फिलोसफिकल एक्सट्रीम है। ये किसकी बात कर रहा है, तो आपको इसके अंदर जब आप देखेंगे तो थॉमस होब्स एक ऐसे व्यक्ति थे जो इसके शिकार थे, अतिवाद की बात करते तो उपयोगितावाद के दार्शनिक अतिवाद में शामिल हैं। ये पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं इस बार जो आएंगे पेपर में। ठीक है, बड़ा पेपर बनाने की कोशिश नहीं होगी, ऐसे भी आएंगे बहुत सारे। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ लोग जो हैं, कुछ लोग कार्ल मार्क्स की व्याख्या आर्थिक नियतिवाद के रूप में करते हैं, इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म के रूप में, इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्ट के रूप में करते हैं कार्ल मार्क्स की व्याख्या। जबकि कुछ अन्य अन्य इन्हें मानवोचित समाजवादी के रूप में व्याख्या करते हैं। मानवोचित, ह्यूमैनिटेरियन पर्सपेक्टिव से इसको जो है सोशलिस्ट के तौर पे इसकी व्याख्या करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसका कारण क्या दिया है, कारण दिया कि समस्या जो है, मतलब देखो कार्ल मार्क्स को दो तरीके से व्याख्या की जा रही है। एक तो उसको आर्थिक नियतिवाद के रूप में, ठीक है, और दूसरा इनको मानवोचित समाजवादी के रूप में। तो यहाँ पे जो है समस्या उनकी अपनी रचनाओं की व्यापकता तथा उसके जटिल स्वरूप से पैदा होती है। यानी कि कहाँ से पैदा हो रही है, उसकी अपनी रचनाओं की व्यापकता, कि उसकी रचनाएं जो थी वो बहुत ज्यादा व्यापक है, बहुत ज्यादा ब्रॉड हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ी है, भारी भरकम चीजें हैं। तो उनसे परेशानी हो रही थी लोगों को कि भाई किसको कैसे डिवाइड करे, कैसे नहीं करे। तो क्या ये बात सही है? मुझे लगता है बात बिल्कुल ठीक है, सही बात कर रहा है ये। और सही बात कर रहा, तो इसका मतलब आंसर हो गया इसका ए। ये इसी के कारण जो है हो रहा था ऐसा। नेक्स्ट पे चलते हैं। आगे दिए गए हैं, लेखक का नाम है और कंसेप्ट दिया गया है। जॉन रोल्स दिया हुआ है। जॉन रोल्स किस चीज की बात करते हैं? जस्टिस एज फेयरनेस, सामने लिखा हुआ। जॉन सी हरसाणी, एक सेकंड, ठीक है, जॉन सी हरसाणी, रिचर्ड जे अर्नेश, एलेक्स कैलनोकिस। अभी हम इसको जो है, जैसे इनके बारे में जब नहीं समझ पाए तो हम इनको ढूंढ कर देखते हैं। ठीक है, कि जैसे हमने देखा कि जॉन रोल्स जो है वो जस्टिस एज फेयरनेस की बात करें, ए के साथ 3 लगाया हमने। तो ए के साथ 3 कितनों में है? 1 2
और इसमें भी, इसमें नहीं है, तो हम आंसर यहां से निकालेंगे, आंसर हम यहां से निकालेंगे। ठीक है, तो हमें यहां से चीजें देखनी। अब हम ये कंफर्म हो गई कि ये तो आंसर नहीं है, ठीक है, और ना ही ये आंसर है। ठीक है, पेपर के तरीके से सोल्व करते हैं अब इसको। जॉन सी हर्षाणी, ये किस चीज की बात करते हैं? देखिए, द मैक्सिमम प्रिंसिपल, रिचर्ड जे अर्नेस, ये द मैक्सिमम प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं। ठीक है, और ये किस चीज की बात कर रहे हैं? प्राइमरी गुड्स रिकंसिडर्ड। और एलेक्स कैलिनिकोस, ये किसकी बात कर रहे हैं? इक्वलिटी ऑफ हॉट, इक्वलिटी ऑफ हार्ट। तो इसका मतलब आंसर होगा ये। ठीक है, ये आपको याद करने पड़ेंगे, ऐसे नहीं कि ऐसे छोड़ के चले जाएंगे, इसको देखना सिर्फ देख करके नहीं, याद करके जाने पड़ेंगे। ठीक है, जॉन रॉल्स को बहुत पढ़ा है, इन लोगों के नाम भी नहीं सुने होंगे। आगे एक स्टेटमेंट दी हुई है, किसने नागरिक शक्ति की परिभाषा इस प्रकार दी है कि नागरिक शक्ति की परिभाषा दी है किसी ने कि संपत्ति को विनियमित करने, ठीक है, संपत्ति को विनियमित करने, रेगुलेट करने तथा उसके संरक्षण करने, यानी कि उसको प्रोटेक्ट करने तथा ऐसे कानून को लागू करने में समुदाय की शक्ति का उपयोग करने के लिए शक्ति के साथ विधि बनाने का अधिकार, ये सभी सार्वजनिक हित के लिए होता है। इसकी स्टेटमेंट है, आप याद कीजिए, संपत्ति की बात हो रही है और संपत्ति को रेगुलेट करना है। ठीक है, और रेगुलेट करना है, साथ में संपत्ति को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, तो ऐसे कानून को लागू करने में समुदाय की शक्ति, यानी कि ऐसा कानून लागू करना है जिसके अंदर संपत्ति को आप प्रोटेक्ट कर सके और रेगुलेट कर सके। तो इसमें समुदाय की शक्ति का उपयोग करने के लिए, समुदाय की शक्ति का उपयोग करना है, ठीक है, शक्ति के साथ विधि बनाने का अधिकार, ये सभी सार्वजनिक हित के लिए होते हैं कि भाई उसके लिए क्या है, सार्वजनिक हित होगा। आप याद कीजिए, क्या थॉमस होब्स प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं? नहीं करते, मना कर देते हैं। रूशो करते हैं, मैकियावेली भी नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखिए, लोक भी करते हैं, और लोक लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, तीन चीजों की बात कर रहे हैं, और प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने की भी बात कर रहे हैं इसके अंदर वो साथ के साथ में। और ये भी कहते हैं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट करना है, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट एक समुदाय के साथ होगा, और वो समुदाय मिलकर के इस कॉन्ट्रैक्ट को बनाएगा ताकि फिर वो कानून बना सके कि संपत्ति को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। क्योंकि संपत्ति क्या है, व्यक्ति का नैसर्गिक अधिकार है, बिल्कुल वो जन्म से लेकर के आया है। तो इसीलिए यहाँ पे आंसर जॉन लोक माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्लेटो के विचारों के सिद्धांत का स्रोत नहीं है? प्लेटो के विचारों का सिद्धांत जो है उसका स्रोत नहीं है। हेराक्लिट्स संभूति के क्षेत्र का विचार, एटिस्थेटिक निरपेक्ष वैराग्यवर्तीता कठोर स्वयातना का विचार, स्वयातना का विचार जो है ना, ये इससे जुड़ा हुआ है। बिल्कुल ठीक बात। ठीक, मतलब प्लेटो के विचारों के सिद्धांत का स्रोत नहीं है कि भाई देखो, ये संभूति के विचार का क्षेत्र तो जो नहीं प्लेटो लेता है, लेकिन ये इसके साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन ये लेता नहीं है। दूसरा, सुकरात अवधारणाओं का सिद्धांत बिल्कुल लेता है ये इससे, ये है इसके सोर्स का। एलियाटिक्स निरपेक्ष संभूति, संभूति के क्षेत्र का विचार, ये भी आता है एलियाटिक्स का। ये निरपेक्ष संभूति है और ये संभूति है। देखो, यहाँ पे हिंदी का बड़ा मसला है, संभूति का क्या मतलब होता है, ये सिर्फ एक रट्टाफिकेशन है और कुछ नहीं मेरे लिए। ठीक है, तो मैं इस आंसर को लगा रहे हैं हम। नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, अरस्तु के कार्य कारण भाव का सिद्धांत, अरस्तु का कार्य कारण भाव का सिद्धांत आपको बताया गया था ना कि कार्य कारण भाव का एक सिद्धांत है इनका। ठीक है, उसके अंदर 4 तरीके के कारण बताए गए हैं। ठीक है, और वो चारों कारण आपको बताने हैं कि पहला कारण कौन सा, किसके साथ कौन सी चीजें दिखती हैं। देखो यहां पे क्या है, देखिए आप, निमित्त कारण क्या है? निमित्त कारण, अंतिम कारण, भौतिक कारण, औपचारिक कारण, 4 हैं, और चारों के सामने वस्तु का पदार्थ एवं सार, पदार्थ जिससे ये बना हुआ है, ठीक है, वो उद्देश्य जिसकी ओर गति लक्षित है, गति का कारण। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, निर्मित कारण, निमित्त। ठीक है, तो निमित्त क्यों किया गया? गति के लिए, समझे मेरी बात। दूसरा, अंतिम कारण क्या होता है, फाइनल कोज क्या होता है?
फाइनल कोज से पहले आपको देखना पड़ेगा कि गति के लिए है भौतिक, किस चीज से बना हुआ है, भौतिक कारण आपको ढूंढना है। तो भौतिक कारण ये जो है पदार्थ से बना हुआ है, ये जिस पदार्थ से बना है वो चीज आएगा भौतिक कारण, यानी मटेरियल काउज ये है, मटेरियल काउज ये है। ठीक है, इसके बाद जो है हम ये देखते हैं कि औपचारिक कारण क्या है उसका, कि भाई क्यों बनाया गया है, किस लिए बनाया गया है। ये इसलिए बनाया गया है कि वस्तु का पदार्थ है सार जो वो क्या है, बनाने का उद्देश्य क्या है। ठीक है, और अंतिम कारण फाइनल कोज क्या होता है कि वो उद्देश्य जिसकी ओर हमें इसको लेकर जाना है। ठीक है, सीधी बात ये थी कि निमित्त कारण क्या, गति, यानी कि किसकी है, क्या चीज बनी हुई है। दूसरी का बात ये थी कि ये किस चीज की बनी हुई है, ठीक है, किस मटेरियल की बनी हुई है। तीसरी बात ये है कि इसको बनाने क्या क्या बनाया गया है ये, ठीक है, कौन है ये बना हुआ जो है, ये क्या बनाया गया है। फाइनल काउज होगा किस उद्देश्य के लिए बनाया गया है। तो हम यहाँ पे ये देखेंगे आंसर कि 4 3 2 1, तो आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में फिर से वही देगा कि लोक के लिए श्रम संपत्ति का स्रोत और औचित्य है। ठीक है, यानी कि फॉर लोग लेबर इज द सोर्स एंड जस्टिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी, कि भाई श्रम जो है, आप जो मेहनत करते हैं उस मेहनत से जो आप संपत्ति कमा रहे हैं वो इसका एक सोर्स है, ये जस्टिफिकेशन है उसकी, कि भाई मेहनत से कमाई हुई संपत्ति आपकी, ये जस्टिफिकेशन लोग देता है, बिल्कुल देता है बात, ये क्लियर सही बात है। कारण देता है उसके, क्योंकि इसका कार्य पृथ्वी को उपभोग समान में बदल देना है, कि भाई पृथ्वी के ऊपर जो चीजें हैं उसको उपभोग में लेकर आना है, यानी कि इट्स फंक्शन इज टू कन्वर्ट द अर्थ इनटू कंज्यूमेबल गुड्स, कि भाई पृथ्वी के ऊपर जो संसाधन है उनको यूज किया जाएगा, इसीलिए ये जो है इसका एक जस्टिफिकेशन है। तो मैं मानता हूं ये बात दोनों ठीक है और आंसर हो जाएगा इसका ए। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से रोल्स के अज्ञानता के पर्दे, वेल ऑफ इग्नोरेंस। ठीक है, वेल ऑफ इग्नोरेंस की अवधारणा की एक विशेषता सही नहीं है, कुछ और तो नहीं इसमें, हाँ ठीक है, सही नहीं है। कौन सी विशेषता सही नहीं है, देखिए इस चीज के अंदर, समाज में अपना स्थान, अपना वर्ग स्थिति अथवा सामाजिक हैसियत का कोई नहीं जानता। क्या कोई जानता था अज्ञानता के पर्दे के पीछे कि उसकी क्या हैसियत होगी समाज में, क्या वर्ग होगा, क्या स्थान होगा, नहीं जानता था। यानी कि ये बात तो बिल्कुल इससे जुड़ी हुई है। ठीक है, तो विशेषता हो गई इसकी तो, और नहीं बतानी है हमें। दूसरी, प्राकृतिक संपदाओं और वितरणता क्षमता में अपने भाग्य को कोई नहीं जानता, कि भी प्रकृति संपदाएं जो बटेंगी, डिवीजन होगा, जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसमें कोई नहीं जानता है कि उसकी क्या क्षमता रहेगी, बिल्कुल नहीं जानता। पक्षकार अपनी विशिष्ट मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों को जानते हैं, कि भाई जो लोग जो हैं इसको बना रहे हैं वो क्या अपनी मनोवैज्ञानिक स्थिति को जानते हैं। जब ये चीजें हैं तो फिर वो कैसे जानेंगे, मुझे तो नहीं लगता कि वो जानते होंगे। पक्षकार अच्छे की अपनी अवधारणा के बारे में भी नहीं जानते, हाँ बिल्कुल नहीं जानते कि उनके साथ अच्छा होगा या बुरा होगा उसके बाद जाने के बाद, ये विशेषता भी इसकी है। तो इसका मतलब आंसर हो गया सी। ठीक है, तो ये आंसर बनेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। मैकियावेली, होब्स, लोक और रूसो, ये तर्क के प्रति विद्रोह, नैतिक उदासीनता, आत्म परीक्षण की वृत्ति, संपत्ति का नैसर्गिक अधिकार। देखिए लोक ने दिया है संपत्ति का नैसर्गिक अधिकार, तर्क के प्रति विद्रोह किया है रूसो ने। ठीक है, और मैकियावेली शायद नैतिक उदासीनता की बात करेंगे, और होब्स जो है वो आत्म परीक्षण, यानी कि 2 3 4 1, 2 3 4 1 आंसर हो गया एक ही। ठीक है, तो ये इसका आंसर बनेगा, याद रखिएगा इसको, 25 का। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए विचारों के बारे में प्लेटो का सिद्धांत ज्ञान के सिद्धांत पर आधारित है, नॉलेज के ऊपर बेस है ना इनका सिद्धांत, बेस है, करता है बेस, नहीं करता होगा, करता है। उसके अनुसार ज्ञान धारणा होती है, यानी कि अकॉर्डिंग टू दैट नॉलेज इज परसेप्शन, कि ज्ञान जो है वो आपकी परसेप्शन है, होती है ऐसी, नहीं होती होगी, ऐसा नहीं होता होगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इनकी ये बात तो थोड़ी ठीक है कि जैसे बारे में प्लेटो का सिद्धांत जो ज्ञान के सिद्धांत पर आधारित है, नॉलेज बेस्ड है, लेकिन ये बात थोड़ी नहीं लग रही कि
वो परसेप्शन बेस्ड होता है ज्ञान, कि हमारी पहले से परसेप्शन है, आइडिया बेस्ड ज्ञान है, वो नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, ए ठीक है और आर गलत है। ठीक है, ये बनेगी बात। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कौन से कथन सही नहीं है, कौन से कथन सही नहीं है, लोक के कथन कौन से सही नहीं है इनमें से। राज्य को संवैधानिक राज्य होना चाहिए, क्या लोग ये बात करता है कि राज्य एक संवैधानिक राज्य हो? बिल्कुल करता है, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरी बात, सरकार के पास स्वविवेक अधिकार होना चाहिए, कि सरकार के पास जो हो अपने विवेक का अधिकार होना चाहिए, होना चाहिए, मेरे हिसाब से तो होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है ये बात। ये एक सहनशील राज्य है, कि भी राज्य क्या है, एक सहनशील, मतलब कि ये लिमिटेड गवर्नमेंट भी तो कर रहा है ना इसको, तो सहन तो करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात तो सही है। संपत्ति का अधिकार नैसर्गिक अधिकार नहीं है, ये अभी तो थोड़ी देर पहले किया था, नैसर्गिक है भाई, संपत्ति का नैसर्गिक अधिकार, जॉन लोक, ये भी तो किया था। ठीक है, तो इसका मतलब तो ये स्टेटमेंट जो इसके अकॉर्डिंग सही नहीं है, ये गलत है। 4 नंबर गलत है, 1 2 3 ठीक है, तो यानी कि केवल 4 गलत है। रूसो के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, कौन सा कथन गलत है, रूसो के अकॉर्डिंग कौन सा सही नहीं है, बाकी ठीक है, कुछ सही नहीं है। तो ये चीज देखनी है, अभी देख लेते हैं। तो 2 मूल वृत्तियां स्व प्रेम और सहानुभूति मानव की प्रकृति का निर्माण करती हैं। एक विचारशील मानव दुराचारी पशु होता है, ये बात वो ठीक कहता है। ठीक है, परिवार केवल प्राकृतिक समाज होता है, सामान्य इच्छा एक समूह की सोच, ग्रुप ग्रुप माइंड नहीं होती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये बात भी ऐसी ही है जो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में देखी थी, कि सामान्य इच्छा जो एक समूह की सोच नहीं होती है, ग्रुप माइंड नहीं होती है, वो जनरल विल होती है, सामान्य इच्छा होती है पूर्व। तो सामान्य इच्छा जो बनेगी वो क्या बनेगी, वो सभी की इच्छा बनेगी, किसी एक समूह की थोड़ी बनेगी, कंप्लीट लोगों की बनेगी। ठीक है, तो ये स्व प्रेम और सहानुभूति मानव की प्रकृति में निहित है। ठीक है, परिवार केवल प्राकृतिक समाज होता है, ये बिल्कुल ठीक है, तो इसका मतलब ये बात ठीक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं 29 पे। इसके अंदर है कि जेएस मिल का क्वेश्चन आ गया, जेएस मिल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, देखो, आनंद गुणवत्ता और मात्रा में भिन्न होते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। ये बेंथम से अलग बात करता है यहाँ पे। मिल और उपयोगिता, सॉरी, मिल गैर उपयोगितावादी तर्कों का उपयोग करते हैं, यानी कुछ गैर उपयोगितावादी तर्कों का उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि आनंद और गुणवत्ता में दोनों में ये अंतर बता रहे हैं यहाँ पे। फैलोसफिक कैलकुलस असंगत है, ये ठीक नहीं है, ये बात भी सही कह रहे हैं। आनंद को वस्तुनिष्ठ तरीके से मापा जा सकता है, क्या माप सकते हैं किसी के भी सुख को, जो है किसी का सुख है उसको हम ऐसे माप सकते हैं कि 1 सुख, 2 सुख, 3 सुख, 4 सुख, इतना सुख, ऐसे तो नहीं कर सकते, क्योंकि इसने पहले ही बोला जो गुणवत्ता होती है, हर एक सुख की गुणवत्ता अलग हो सकती है। भाई मुझे किसी चीज से ज्यादा मजा आता है, किसी में कम आता है, तो कम और ज्यादा तो हो ही सकते हैं, तो इसलिए हम ये कहेंगे कि ये बात तो ठीक नहीं है। तो यहाँ पर भी बात वही आ जाएगी, ये बात नहीं थी। नेक्स्ट पे चलते हैं एक बार फिर से, देखिए 1917, यहाँ पे हमें क्या करना है, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। देखो 17, 18, 21, 34, आप इस चीज को देखिए, माओ ने अपना ऐतिहासिक लंबा मार्च प्रारंभ किया था, 34 आ जाएगा। माओ ने सीपीईसी की पहली कॉन्फ्रेंस कांग्रेस में भाग लिया था। माओ पेकिंग विद्यालय में, बीजिंग लिखना पड़ेगा भैया, बीजिंग लिख लेना, बीजिंग विश्वविद्यालय में पुस्तकालय सहायक बना था। माओ ने लियू चाओ ची से मुलाकात की थी, तो ये 17 में की थी। ठीक है, फिर ये 18 में, इसमें 17 में यहाँ पे, 18 में यहाँ पे, और 21 में इसमें भाग लिया, और 34 में मार्च शुरू किया। तो आंसर हो जाएगा इसका 3 4, सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा 4 3 2 1, 4 3 2 1, यानी कि ये 17 में मुलाकात हो गई इनसे। ठीक है, फिर ये 18 में विद्यालय में काम करना शुरू किया, 21 में बैठक में भाग लिया, 34 में इन्होंने मार्च शुरू किया। ठीक है, ये बात हो गई। नेक्स्ट चलते हैं, प्लेटो के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है। प्लेटो,
प्लेटो के अनुसार कौन से कथन सही नहीं है। इंग्लिश में देख लेते हैं थोड़ा सा इनको। थॉट्स आर एलिमेंट, थॉट्स आर एलिमेंट। दूसरा, थॉट्स आर द एसेंस ऑफ ऑल थिंग्स, विचार सभी चीजों के सार होते हैं। नेक्स्ट पढ़िए, विचार चीजों के प्रतिबिंब होते हैं। थॉट्स आर रिफ्लेक्शन ऑफ थिंग्स, थॉट्स आर रिफ्लेक्शन ऑफ थिंग्स। तो मतलब ये कि रिफ्लेक्शन ऑफ थिंग्स जो हैं सही नहीं है, कि विचार जो हैं चीजों के प्रतिबिंब होते हैं, प्रतिबिंब नहीं होते हैं। चीजों का सार होते हैं, तत्व होती हैं, ये बातें ठीक हैं। और विचार यूनिवर्सल होते हैं, ये बात भी इनकी ठीक है। तो प्लेटो के अकॉर्डिंग ये बात गलत है कि वो रिफ्लेक्शन होते हैं, चीजों के प्रतिबिंब होते हैं, नहीं होते हैं वो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो आंसर क्या बनेगा इसका? आंसर फिर से यही बनेगा, डी आंसर है। मैकियावेली द प्रिंस को निम्नलिखित में से किसने महान और एक वास्तविक राजनीतिक, मैकियावेली की द प्रिंस किताब थी जो, उसको किसने महान और वास्तविक राजनीतिक प्रतिभाशाली व्यक्ति की सच्ची धारणा की संज्ञा दी, जिसका सर्वोच्च एवं महान उद्देश्य होता है? ये किसने कहा था? ये कहा था हीगल ने। हीगल उनकी बात करते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने समाज के प्रारंभिक लाभ के लिए एक सहयोगात्मक चेष्टा की संकल्पना की? हु अमंग द फॉलोइंग conceptualized a collaborative venture for the mutual benefit of the society? 33rd क्वेश्चन है आपका। तो ये किसने कहा था कि समाज के पारस्परिक लाभ के लिए एक सहयोगात्मक चेष्टा होनी चाहिए? नोजिक तो बिल्कुल नहीं करते कि सहयोग करना चाहिए ना, कहते हैं हमारा हमारा हेयक भी नहीं करते और ग्रामसी भी नहीं करते, रोल्स करते हैं इस बात में, रोल्स ये बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। जर्सन रीजन, रूसो के अनुसार एक चिंतनशील व्यक्ति दुराचारी पशु, ये पीछे भी पढ़ा था मैं, बिल्कुल ठीक है। समान भावनाएं जीवन को मूल्य देती हैं, समान भावनाएं जीवन को मूल्य देती हैं, ऐसा है? मुझे लगता है कि भाई दुराचारी व्यक्ति जो मतलब कि ज्यादा सोचने विचारने वाला जो है, चिंतन करने वाला व्यक्ति एक दुराचारी पशु है। ठीक है, क्योंकि समान भावनाएं जीवन को मूल्य देती हैं, समान भावनाएं इसको मूल्य देती हैं, ये बात ठीक है और कंप्लीट करती हैं ये बात। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं कि इसका आंसर ए ही होगा, सही व्याख्या है इसकी। नेक्स्ट पे चलते हैं। माओ त्से-तुंग जो है विसंगति सिद्धांत के संबंध में, एलिनेशन थ्योरी के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? ठीक है, इस चीज को देख लेते हैं कि सभी काल और समाजों में विसंगतियां सार्वभौमिक होती हैं। ये बात क्या लगती है आपको कि ये बात ठीक होनी चाहिए? ठीक है, मुझे लगता है ठीक होगी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक होगी कि एलिनेशंस आर यूनिवर्सल अक्रॉस ऑल टाइम एंड सोसाइटीज, कि भी विसंगतियां हमेशा रहेंगी, विसंगतियां। दूसरी, ये विसंगतियों का मतलब है कि आपस में द्वंद्व रहना समाज के अंदर। इसके बाद प्रतिरोधात्मक विसंगतियां विद्वेषी वर्गों के बीच जो हैं उत्पादक शक्तियों के स्वामित्व के रूप में मौजूद रहती हैं, यानी कि रेसिस्टिंग discrepancies exist in the form of ownership of productive force between rival classes। ये बिल्कुल रहती हैं कि भी दो क्लास जो हैं उनके बीच में आपस में झगड़ा है, तो वहां पे ये रहेंगे, दिखाई देंगी। गैर प्रतिरोधात्मक विसंगतियां, कॉन्ट्राडिक्शन थ्योरी चल रही है इनकी, कॉन्ट्राडिक्शन के बारे में बात है, पूरा का पूरा सिद्धांत इनका। गैर प्रतिरोधात्मक विसंगतियां लोगों के बीच हो सकती हैं कि भी गैर प्रतिरोधात्मक, भी जो डिस्टर्ब ना करती हो, नॉन हॉस्टाइल। ठीक है, disagreements can occur between people which can be resolved without resorting to violence। ठीक है, जिसका समाधान हिंसा का सहारा लिए बिना किया जा सकता है, कि बिना हिंसा के भी जो है कुछ विसंगतियों को, कुछ कॉन्ट्राडिक्शन को सोल्व किया जा सकता है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। समाजवादी व्यवस्था में विसंगतियों का कोई स्थान नहीं हो, नहीं, ये नहीं कहते ऐसा कि समाजवादी व्यवस्था में कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होंगे, ये तो कहते हैं
ये कहते हैं कि समाजवादी व्यवस्था में भी कॉन्ट्राडिक्शन होंगे, तो इसका मतलब ये बात ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, 1 2 3 ये ठीक हो गए, ठीक है, तो ये आंसर बनेगा इसका। नेक्स्ट चलते हैं, जॉन लॉक के लिए प्राकृतिक अधिकार प्रकृति के परिणाम है, ठीक है। फॉर जॉन लॉक नेचुरल राइट्स आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नेचर, ठीक है, प्राकृतिक अधिकार प्रकृति के परिणाम है, राज्य को इन अधिकारों की सुरक्षा और संरक्षा करनी पड़ती है, ठीक है। 36, ठीक है, तो यानी कि देखो ये प्राकृतिक अधिकार क्या प्रकृति के परिणाम है, बिल्कुल प्रकृति से मिले हैं, उनको जन्मजात अधिकार हैं, इसीलिए क्योंकि राज्य को इन अधिकारों की सुरक्षा और संरक्षा करनी पड़ती है, ठीक है, यानी कि राज्य को प्राकृतिक अधिकारों की संरक्षा और सुरक्षा करनी पड़ती है, इसलिए जॉन लॉक के लिए जो प्राकृतिक अधिकार प्रकृति के परिणाम है, ये बात हम सच मानते हैं और इस बात को सही भी मानते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक रहेगी। नेक्स्ट चलते हैं 37 क्वेश्चन पे, मुझे लगता है पूरे नहीं हो पाएंगे आज 100 के 100 क्वेश्चन, ठीक है, तो देख लेते जितने भी होंगे उतने कर लेंगे धीरे धीरे करके, ऐसे ही इनका सॉल्यूशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आपके लिए। क्या अरस्तु के राज्य सिद्धांत के बारे में सही नहीं है? अरस्तु का जो राज्य सिद्धांत उसके बारे में कौन सी बात सही नहीं है? कि राज्य की जैव अवधारणा, ऑर्गेनिक कंसेप्ट ऑफ स्टेट, क्या ये बात अरस्तु मानता है? देख लीजिए एक बार, मेरे हिसाब से मानता है, ऑर्गेनिक स्टेट है, ठीक है, तो आप लोग भी देख लीजिए इसको कि ये ऑर्गेनिक स्टेट की बात करता है। राज्य आवर्धित व्यक्ति के रूप में, यानी कि द स्टेट एज ए मैग्निफाइड इंडिविजुअल, मैग्निफाइड इंडिविजुअल है, बिल्कुल ठीक है। तीसरी, केवल राज्य के सदस्य के रूप में ही व्यक्ति के अधिकारों का अस्तित्व है, कि भी राज्य होगा, राज्य का सदस्य होगा तो ही अधिकार मिलेंगे, क्या ये बात बोलता है अरस्तु? नहीं बोलता है, मुझे नहीं लगता कि बात बोलता है, ठीक है, इसको हम हटा लेते हैं, ठीक है, हम मान लेते हैं ये नहीं होगा। चौथा देखते हैं, व्यक्ति के लक्ष्य और राज्य के लक्ष्यों के बीच कोई विरोध नहीं है, ये बात तो ये बोलता है कि व्यक्ति के लक्ष्य ही जो हैं वो राज्य के लक्ष्य बनेंगे, व्यक्ति का जो लक्ष्य है अपने आप को समृद्ध करना, ठीक है, वर्चू हासिल करना, वो राज्य का भी लक्ष्य है और राज्य में ही रह करके पूरा कर पाएगा, ठीक है, तो इसलिए इस बात को भी ठीक कहता है, तो हम कहेंगे कि ये बात गलत है इसकी, तो ये आंसर हो गया इसका। मैकियावेली को प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक क्यों माना जाता है? क्यों माना जाता है, क्या कारण है? कई सारे कारण हैं इसके, तो क्या सारे कारण एक जैसे हैं? क्या सही कारण है सारे के सारे? राजनीति से नीति शास्त्र और धर्म को अलग करना, मुझे यही कारण लग रहा है कि भी इसने क्या किया, नीति शास्त्र को और धर्म को जो राजनीति से बिल्कुल अलग कर दिया, इसीलिए इसको हम आधुनिक राजनीतिक विचारक मानते हैं, मॉडर्न थिंकर मानते हैं, ये इनकी बिल्कुल ठीक बात है। नेक्स्ट पे चलते हैं, होब्स का निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत था? होब्स का कौन सा कथन गलत था? प्राकृतिक अवस्था राजनीति पूर्व और समाज पूर्व की अवस्था थी, ये तो बात बिल्कुल ठीक है इनकी। संप्रभु संविदा का एक पक्षकार था, क्या जो संप्रभु बनेगा, जो लेवियाथन में लिखा है इन्होंने कि जो मोनार्क होगा, ठीक है, जो सोवरन होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा था? नहीं था, बिल्कुल नहीं था, ये बात नहीं है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। मानव स्वभाव में अर्जनशील प्रवृत्ति, शौतवबोधक प्रवृत्ति और ख्याति के लिए प्यार मुख्य रूप से पाई जाती है, ये बिल्कुल ठीक बात है, ये बोलता है इस बारे में। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य एकाकी, निर्दयी और अल्पायु थे, ये भी बिल्कुल ठीक है, इन्होंने ऐसा बोला है कि ह्यूमन नेचर कैसा होता है, ये भी बात ठीक है इनकी। समाज के अंदर जो प्राकृतिक अवस्था वो कैसी थी, ना तो राजनीति थी ना समाज बना था, तो उससे पहले की अवस्था थी, तो लेकिन उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट में जो है वो सोवरन को शामिल नहीं करते हैं, सोवरन अलग होता है, उसको अपॉइंट करते हैं, वो उनकी रक्षा करेगा, ठीक है, तो आंसर ये हो गया, यानी कि आंसर हुआ ये वाला, ठीक है, तो ये कथन गलत है। नेक्स्ट पे चलते हैं, जॉन लॉक का योगदान मुख्यतः किस रूप में है? सहमति सिद्धांत के रूप में, सीमित सरकार के रूप में, निगम निकाय के रूप में, राज्य का सिद्धांत, राज्य की जैव अवधारणा के रूप में? ये नहीं लग रहा है ना, देख लीजिए एक बार, एक और दो बिल्कुल ठीक हैं, सहमति सिद्धांत है, सीमित सरकार है, दोनों के दोनों आएंगे, ठीक है। निगम निकाय के रूप में राज्य का काम था क्या?
कि भी निगम निकाय के रूप में काम करेगा, ये थोड़ा डाउटफुल है। और राज्य की ऑर्गेनिक स्टेट की अवधारणा वो भी गलत है। ये दोनों गलत लग रहे हैं मुझे, तो ये हो गए ही नहीं मेरे हिसाब से। तो आंसर बनेगा इसका ये वाला। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। किसने कहा है कि, एक सेकेंड, थोड़ा सा डाउटफुल था मैं, नहीं ठीक है, बिल्कुल ठीक है, यही बनेगा 1 and 2, ये जो दोनों हैं दोनों ठीक है। किसने कहा कि मनुष्य को सोचने के पूर्व खाना चाहिए, खाने के लिए उसे उत्पादन करना होगा, और उत्पादन का मूल कार्यकलाप है। किसने कहा था ऐसा? एक ही व्यक्ति है जो इस तरीके की बातें करता है, कार्ल मार्क्स। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। निम्नलिखित में किस विचार का कहना था कि आज्ञा पालन की संभावित शरारत विरोध के संभावित शरारतों से कम है? देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर सेड द पोटेंशियल मिसचीफ ऑफ ओबीडियंस इज लेस देन द पोटेंशियल मिसचीफ ऑफ रेजिस्टेंस? किसने कहा था ऐसा? देख लीजिए। यानी कि कहना क्या चाहता कि आज्ञा पालन की संभावित शरारत विरोध के संभावित शरारतों से कम है, कि विरोध से कम है क्या? आज्ञा पालन की जो आज्ञा पालन से जो संभावित गलतियां कर सकता है वो विरोध के संभावित गलतियों से जो वो कम है। ठीक है, तो इसमें कौन कहता है इस बारे में? तो ये कहता है जेरेमी बेंथम। ठीक है, कार्ल मार्क्स का डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म की थ्योरी जो है उसका प्रतिपाद, कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद प्रतिपादित करता है कि पदार्थ गति की अवस्था में है। क्या ये ऐसा करता है? क्वेश्चन नंबर 43 ध्यान से एक बार देख लीजिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की श्रेणी में आता है, और बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की श्रेणी में इसको मैं रखता हूं। ठीक है, यानी कि पदार्थ गति की अवस्था में है। देखो, मटीरियल इज इन ए स्टेट मोशन, बिल्कुल ठीक है। पदार्थ में पर्यावरण के दबाव के कारण गति होती है। मोशन ओक्यूर इज मैटर ड्यू टू एनवायरमेंटल प्रेशर, यानी कि पदार्थ में पर्यावरण के दबाव के कारण, कि जो मटेरियल है उसमें जो गति आती है वो दबाव के कारण आती है, एनवायरमेंटल प्रेशर के कारण आती है। ये बात ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। रूपांतरण का नियम परिणामात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। ये कह रहा है कि द लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज बोथ कॉन्सिक्वेंशनली एंड क्वालिटेटिवली, कि परिणाम भी आता है और गुणात्मक भी आता है। ये बात लगभग ठीक लग रही है, लेकिन थोड़ा सा डाउट पैदा कर रही है, तो अभी छोड़ लेते हैं इस बात को। नेक्स्ट पे चलते हैं। पदार्थ में विरोध निरंतर और अनंत है, कि भाई ये कह रहा है कि द अपोजिट्स इज मैटर द कंटिन्यूअस एंड इनफाइनाइट। ये बात बिल्कुल ठीक है, ये तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, कि पदार्थ में जो है कभी भी जो आप देखेंगे हर एक चीज के अंदर द्वंद्व रहता है और आपस में विरोध रहता है। तो ये कहता है कि पदार्थ में वो विरोध हमेशा रहता है और अंत तक रहेगा, बिल्कुल अंत तक। तो पहली बात ठीक है, दूसरी भी ठीक है, चौथी भी ठीक है, तीसरी पे हमें डाउट हो रहा है तो हम इसको हटा ही देते हैं। 1 2 4 ये आंसर होना चाहिए, अगर होगा तो कहीं पे 1 2 4 43 क्वेश्चन का आंसर है आपका। ठीक है, 1 2 4। नेक्स्ट पे चलते हैं। मैग्ना कार्टा, गौरवपूर्ण क्रांति तथा जॉन लॉक की रचनाएं आदि ने ग्रेट ब्रिटेन को मजबूत बनाने में योगदान दिया। ये बात है। तो ये किस चीज की बात करता है? संसदीय लोकतंत्र की बात करेगा ये। बिल्कुल ठीक बात है, संसदीय लोकतंत्र की बात होगी यहाँ पे। तो संसदीय लोकतंत्र को मजबूत बनाया मैग्ना कार्टा ने, गौरवपूर्ण क्रांति ने, और जॉन लॉक की जो विचार थे उन्होंने। प्लेटो के परिवार तथा संपत्ति के साम्यवाद के सिद्धांत की व्युत्पत्ति मुख्यतः किसके या किन के अनुभव से हुई है? यानी प्लेटो के परिवार और संपत्ति का साम्यवाद, कम्युनिज्म थ्योरी ऑफ फैमिली एंड प्रॉपर्टी, ये किसके अनुभव से हुई है उनको, ये बताना हमें। तो हम इसके बारे में देखते हैं कि एक तो इनका बनता है जो स्पार्टा वाला है वो, ठीक है, लेकिन एथेंस से नहीं मिलते, क्योंकि एथेंस में तो थे ही, वहां से दिक्कत थी इनको। स्टेगिरा में ये गए थे, लेकिन वेनिस में भी गए थे, लेकिन इनसे बनती नहीं है बात। इनकी स्पार्टा में ज्यादा इनका मुझे लग रहा है होना चाहिए, तो आंसर होगा ये वाला। ठीक है, स्पार्टा से इनका थ्योरी यहां से निकल करके आता है। इसके बाद है
कुछ विचारक हैं और उनके विचार दिए गए। जॉन लोक का विचार है, होब्स का है, जयप्रकाश नारायण का है, रॉबर्ट नोजिक का है। दल विहीन लोकतंत्र हम अपने साथ को मिला ही लेते हैं पहले ही, ठीक है। और संपत्ति का सिद्धांत जो वो भी जॉन लोक का ही है, संपत्ति की थ्योरी यही तो देते हैं, ठीक है। होब्स क्या करते हैं, पूर्ण संप्रभुता की बात करते हैं, पूर्ण संप्रभुता। और न्यू लिबरलिज्म की बात कौन करता है, रॉबर्ट नोजिक। तो आंसर को देख लेते हैं, 2, 4, 1 और 3, 2, 4, 1, 3, ये रहा आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, माओ त्से तुंग की दी गई है सिद्धांत, विचार हैं और सिद्धांत हैं। माओ त्से तुंग है, लेनिन है, मार्क्स है, स्टालिन है। देखो, सर्वहारा की तानाशाही किसका विचार है, मार्क्स का विचार है। सांस्कृतिक क्रांति माओ का विचार है। एक राष्ट्र समाजवाद स्टालिन का विचार है। सर्वहारा वर्ग के अग्रणी के रूप में कम्युनिस्ट पार्टी लेनिन का विचार है। आंसर क्या होगा, 2, 4, 1, 3, फिर से वही आ गया, 2, 4, 1, 3, ये भी लिखा हुआ है। कार्ल मार्क्स को निम्नलिखित रचनाओं को उनके प्रकाशित क्रम के अनुसार लगाना, ये आपको खुद करना है, आपको देखना है कौन सी किताब कब आई है, कैसे करके आई है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम सीधे। किसके लिए विचार ने की उत्पादन की भौतिक स्थिति क्रांति के प्रभावी कारण है, मतलब किसके लिए है ऐसा कि फॉर हुम आर आइडियाज आर नॉट द मटेरियल कंडीशन ऑफ प्रोडक्शन द इफेक्टिव कोज ऑफ रिवोल्यूशन, मतलब कि आइडियाज एंड नॉट द मटेरियल कंडीशन ऑफ प्रोडक्शन द इफेक्टिव कोज ऑफ रेवोल्यूशन, यानी कि विचार ने की उत्पादन की भौतिक स्थिति क्रांति के प्रभावी कारण है। किसने ऐसा कहा था, फ्रेडरिक एंगल्स जो वो इस बारे में बात करते हैं। प्लेटो की विचारधारा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य असत्य है, गलत है, कि प्लेटो के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो गलत है, ये हमें देखना है एक बार कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स विद रेफरेंस टू प्लेटोज आइडियोलॉजी, कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पे जैसे कार्यों का विभाजन, यानी कि डिवीजन ऑफ वर्क डज नॉट डिपेंड ऑन डिफरेंस ऑफ एप्टीट्यूड, यार ये तो बिल्कुल गलत हो गया ना, कि डिवीजन ऑफ वर्क किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा था, कि हर एक व्यक्ति का अलग एटीट्यूड है, उसी पे तो डिफरेंस कर रहा था। और ये तो कह रहा है कि डज नॉट डिपेंड ऑन डिफरेंस ऑफ एटीट्यूड्स, ये तो बात नहीं जमी, ये तो पहली बात गलत हो गई। तो इसका मतलब ये बात तो गलत है। आगे चल करके देख लेते हैं। राज्य को व्यक्तियों का वृहद रूप माना, बिल्कुल, ये राज्य जो है व्यक्ति का बड़ा रूप है। कैसे 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 बनाएगा इसको, ये इसको ऐसे बनाता है, ठीक है। तो ये कहता है कि यहां से व्यक्ति शुरू होता है और फिर ये धीरे धीरे करके ऐसे बढ़ जाएगा और ये स्टेट बन जाएगा, बड़ा रूप बन जाएगा इसका। कि एथेंस की महिलाओं को राजनीति में भाग लेने की अनुमति नहीं दी, नहीं, ये तो कह रहा है कि भाग लेंगी। राजनीतिज्ञों की अनभिज्ञता और अक्षमता लोकतंत्र का कारण है। ये राजनीति की अनभिज्ञता नहीं कहता है, ये कहता है कि जो सोफिस्टों की एजुकेशन है वो लोकतंत्र की अक्षमता है, ठीक है। इसके बाद निम्नलिखित कौन अरस्तु के संवैधानिक नियम की अभिव्यक्ति नहीं है। देखो, संवैधानिक नियम की अभिव्यक्ति नहीं की, संवैधानिक नियम की बात करें, सार्वजनिक हित में शासन होना चाहिए, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। विधि का शासन होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। इच्छुक प्रजा की सरकार हो, मतलब कि प्रजा की सरकार हो, मतलब कि जो प्रजा है उसकी सरकार हो। प्रजा की गरिमा से असंगत, की प्रजा की गरिमा होनी ही नहीं चाहिए, क्या ये बात करता है अरस्तु? नहीं करता। इसका मतलब ये इनसे नहीं जुड़ा हुआ, समझ गए। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। समय समय पर व्यक्ति द्वारा इच्छा की जाने वाली वस्तु को प्राप्त करने में सतत सफलता आनंद है। कौन कहता है ये बात कि समय समय पे व्यक्ति की जो इच्छाएं हैं वो बदलती रहती है और उसको चाहिए, ठीक है। तो इच्छा की जाने वाली जो वस्तुओं को प्राप्त करने में सतत सफलता, कि भी इच्छा कर रहा है और मिल रही है, वो आनंद है। ये कौन कह रहा है? होस कह रहा है, मिल कह रहा है, बेंथम कह रहा है, या रूशो कह रहा है? बताइए कौन कह रहा है। होब्स इस तरीके की बातें करते हैं, मिल तो करेंगे नहीं, बेंथम करेंगे नहीं, वो तो मेजोरिटी की बात करेंगे। तो निम्नलिखित कौन सा रूशो का विचार नहीं है? रूशो का विचार कौन सा नहीं है? कि विचारशील व्यक्ति चरित्र भ्रष्ट प्राणी होता है, ये तो बिल्कुल ठीक है। विज्ञान निष्क्रिय
उत्कृष्टता का परिणाम है। ये ठीक है, ये बात मतलब कि विज्ञान का विरोध करता है, निष्क्रिय उत्सुकता का परिणाम है कि उत्सुकता जो वो खत्म कर दी विज्ञान ने। दर्शन शास्त्र केवल बौद्धिक आडंबर है, सामान्य इच्छाओं का योग है। T3 इच्छाओं का योग है क्या? नहीं, इच्छाओं का योग नहीं, ये हमने पहले भी बताया थोड़ी देर पहले। ठीक है, दर्शन शास्त्र केवल बौद्धिक आडंबर, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है क्योंकि विज्ञान का विरोध कर रहा है। ये बातें तीनों ठीक कह रहा है ये। तो यहाँ पे ये सामान्य जनरल विल जो है वो इच्छाओं का योग ऐसा नहीं है, बल्कि समूह की, बल्कि ये किसकी इच्छा है? समाज की इच्छा है, समाज के जो समूह है उनकी इच्छा है। इसके बाद जेएस मिल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा सही नहीं है जेएस मिल के लिए? तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कि आनंद गुणवत्ता की दृष्टि से भिन्न भिन्न होते हैं, बिल्कुल होते हैं। शुद्ध कैलकुलस व्यर्थ की बात है, ये बिल्कुल इसका विरोध करता है कि ये हम फैलिसिफिक कैलकुलस जो उसकी बात करता है, नहीं ये नहीं होना चाहिए, ये कहता है, मना करता है इस बात को। उपयोगिता का सिद्धांत जीवन का अंत है, क्या बात कर रहे हैं? उपयोगिता का सिद्धांत जीवन का अंत है, यहां पे तो ठीक नहीं लग रही है। ठीक है, कि उपयोगिता ही जीवन का अंत हो जाएगा, नहीं है। स्वतंत्रता में वे कार्य शामिल होते हैं जिनकी इच्छा की जाती है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, नेक्स्ट 55 पे चलते हैं हम। कार्ल मार्क्स के लिए निम्नलिखित में से कौन आदर्शवादी समाजवादी नहीं है? सेंट साइमन तो थे ही, चार्ल्स फूरियर भी थे, रूदो भी थे, एंजल्स नहीं है। एंजल्स तो इनके साथ ही रहे हैं, तो एंजल्स थोड़ी होंगे इसमें। इसके बाद जैसे पुस्तक रैशनल ऑफ पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड्स, इसके लेखक कौन है? रैशनल ऑफ पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड्स कौन है इसके? जेरेमी बेंथम। नेक्स्ट, ठीक है, ये निम्नलिखित में से कौन इसलिए एथेंस से कालचित भाग गया था कि एथेंसवादी दर्शन शास्त्र के विरुद्ध दूसरा अपराध नहीं कर सके? सबको पता है, अरस्तु भागा था, बिल्कुल सिंपल सी बात है। निम्नलिखित में से किसने रूसो के बारे में कहा है तर्क का उत्साही धर्मदूत? उन्होंने अविवेक के काल के लिए राह प्रशस्त करने हेतु अधिकांश से अधिक किया है। किसने कहा है इनके बारे में? इस तरीके की स्टेटमेंट आपको याद होनी चाहिए, तो यहाँ पे आपको जो सेबाइन का नाम याद रख लेना है, सेबाइन, ये स्टेटमेंट याद कर लीजिएगा, रट्टे लगेंगे इन स्टेटमेंट्स के और कुछ तो होगा नहीं। हुब्स, लोक, रूसो और मिल, संप्रभुता की सुरक्षा और धर्म पर राजनीतिक सत्ता के दृढ़ कथन का दावा, व्यक्ति के विचारता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना, ये बात कौन करता है? ये आएगा। संवैधानिक सरकार का सीमित रूप से, ये इसमें आएगा। दावा की संप्रभुता का मूल लोगों में समाहित है और लोगों के पास रहेगा, रूसो होना चाहिए, है ना? यही होना चाहिए। होब्स फिर यहीं रह गया, हम तो ऐसे ही मान के चल रहे हैं। अभी देखते हैं, इसको चेक कर लेते हैं एक बार। 1 3 4 2 बन रहा है, 1 3 4 2 बिल्कुल ठीक है, यही बन रहा है। ठीक है, इसको लगा लेना, ध्यान से देख लेना क्या क्या लिखा हुआ है, पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, इसके बाद निम्नलिखित से कौन नागरिक समाज के संगठनों की तुलना राज्य के पीछे खड़ी किलों और मिट्टी के बांधों की शक्तिशाली प्रणाली से करता है? कौन करता है? कि नागरिक समाज के संगठनों की तुलना की है इसने। सिविल सोसाइटी के जो ऑर्गेनाइजेशन है वो राज्य के पीछे खड़े हैं और वो किलों की भांति, मिट्टी के बांधों की तरह जो वो शक्तिशाली हैं। कौन करता है ये बात? कंस्टीन करेगा, ग्रामसी करेगा, मैकलाइन करेगा? सीधी बात है, नागरिक समाज, ये वही फिर दायरा, दो घेरों वाला सिद्धांत। ठीक है, इसके बाद जॉन रोल्स ने अपनी एक पुस्तक लिखी द थ्योरी ऑफ जस्टिस में निम्नलिखित में से किसकी सामाजिक अनुबंध परंपराओं का पुनरुद्धार नहीं किया? किसको नहीं अपनाया? सीधी बात यह है, किसको नहीं अपनाया? तो उन्होंने होब्स को नहीं अपनाया था। जो रूसो की बात करते, लोक की बात करते, इमैनुअल कांट की बात करते, मैंने ये तीनों बताए थे जब पढ़ा रहे थे, हम तीनों के बारे में जिक्र किया था हमने। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं कि विल्मूर कैंडल, JW गोफ, MW क्रॉन्स्टन, रिचर्ड कॉक्स, ये क्वेश्चन था। क्या पूछा गया है इसके अंदर? देखो, ये पुस्तकें लिखी गई हैं। विल्मूर कैंडल ने कौन सी पुस्तक लिखी है? जॉन लॉक एंड द डॉक्ट्रिन ऑफ मेजोरिटी रूल, ये जॉन लॉक के ऊपर किताब लिखी गई है।
इसके बाद J.W. गोफ, जॉन लॉक पॉलिटिकल फिलोसफी। इसके बाद जो है जॉन लॉक की बायोग्राफी और लॉक ऑन पीस एंड वार, ये तो शायद इसी ने लिखी है और ये इसने लिखी है, तो इसका आंसर हमें मानना चाहिए ए। 2 3 1 4, ठीक है। ये याद कर लेनी किताबें, पेपर अपनी कॉपी में लिख लेना उठा करके यहाँ से। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है थॉमस पोग, माइकल वॉल्जर, सुजन मोलरोकिन, जॉन रॉल्स। देखिए यहाँ पे थोड़ी टेबल भी गलत बनी हुई है। वितरण योग्य न्याय कौन करता है? डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, सीधी सी बात है, जॉन रॉल्स ही करते होंगे, ठीक है। न्याय का सामुदायिक परिप्रेक्ष्य है, मुझे लगता है वॉल्जर करते होंगे। नारीवादी सुजन मोलर ओकिन करेंगी। थॉमस पोग सार्वभौमिक न्याय। बन गया आंसर। बताइए क्या बनेगा इसका, यानी कि 4 2 3 1, 4 2 3 1, ये बन गया आंसर इसका 63 का। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्टुरल काउंसिल, श्रेष्ठ परिषद का उल्लेख प्लेटो ने किसमें किया है? ये थोड़ा अटपटा क्वेश्चन है, ये आपको देखने को नहीं मिलेगा, बहुत कम देखने को मिलेगा, कहीं से भी उठा करके आ जाएगा। तो आपको काउंसिल की अगर ये बात करता है तो काउंसिल का जिक्र आप एक जगह देख सकते हैं, जो दलोज के अंदर देखने को मिलता है काउंसिल के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो बनता है कि अरस्तु के अनुसार संवैधानिक शासन की अपने प्रजाजनों पर सत्ता दासों के ऊपर स्वामी की सत्ता से नितांत भिन्न है, क्योंकि दास जन्म से ही निम्न एवं स्वयं शासन के लिए अयोग्य होता है। यानी कि दासों के ऊपर इनका जो थ्योरी है, ठीक है, स्लेवरी के ऊपर, वहां से क्वेश्चन दिया गया है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि अरस्तु के अनुसार संवैधानिक शासन की अपने प्रजाजनों पर सत्ता दासों के ऊपर स्वामी की सत्ता से नितांत भिन्न है, कि भाई प्रजाजन पे सत्ता जो करता है संवैधानिक शासन वाला, वो दास के ऊपर जो सत्ता होती है एक व्यक्ति की, उससे अलग है। ये बिल्कुल ठीक बात है। क्यों कह रहा है? क्योंकि दास जो अपने जन्म से ही निम्न माना है इसने। अरस्तु ने कहा कि दास जो जन्म से ही निम्न होता है, ठीक है, और स्वयं शासन करने के लिए अयोग्य होता है, इसलिए उसके ऊपर शासन उसका मालिक करता है। ये बात बिल्कुल ठीक है, व्याख्या भी सही जा रही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके अनुसार विज्ञान निष्क्रिय जिज्ञासा का परिणाम है? दर्शन केवल भौतिक सजावट है, शिष्ट जीवन की सुख सुविधाएं चमकीले रंगीन पीते हैं। तो सीधी बात है, रूसो जी यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य मार्क्स के अलगाववाद के सिद्धांत के संदर्भ में सत्य नहीं है? भाई एलिनेशन थ्योरी के संदर्भ में सत्य नहीं। उत्पादन से अलगाव होता है, बिल्कुल होता है। श्रम कार्यों से अलगाव होता है, बिल्कुल होता है। व्यक्ति से भी अलगाव होता है। प्रजाति मात्र से अलगाव होता है, ये नहीं होता है, ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसने कहा था क्रांति उत्पीड़ित और शोषित लोगों का उत्सव है? किसने कहा था ऐसा, बताइए। लेनिन ने कहा था। क्रांति तो लेनिन ने ही की थी, ठीक है, ऐसा बोलते हैं लेनिन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने परिभाषित किया है नागरिक शक्ति दंड के साथ कानून बनाने का अधिकार, संपत्ति का नियम? ये पहले भी आया है, ये पहले भी आया है आपके लिए, जॉन लॉक को आपने देखा था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से ये किसने कहा कि कामगारों की मुक्ति का आधार स्वयं उनका कार्य है? स्वयं उनका कार्य है, याद करिए, कार्ल मार्क्स, कामगारों की बात कर रहे हैं हम। निम्नलिखित में से नारा किसने दिया कि साम्राज्यवादी युद्ध को नागरिक युद्ध में बदलना अपनी समग्रता में सर्वहारा क्रांति है? किसने दिया था ये? लेनिन। ये भी लेनिन आएगा कि साम्राज्यवादी युद्ध की बात कौन कर रहा है, साम्राज्यवाद के खिलाफ युद्ध किसने करने की बात की, और नागरिक युद्ध में उसको बदलना, सिविल वॉर में उसे बदलना है, ये किसका काम है? लेनिन का काम है। द फिलोसफी ऑफ जे.एस. मिल नामक पुस्तक किसने लिखी? द फिलोसफी ऑफ जे.एस. मिल किताब लिखी गई है, ये आएगा आपका R.P. आर्नस्ट्यूट्स, ठीक है। नेक्स्ट, मूल्य के श्रम सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? मूल्य का श्रम सिद्धांत, भाई मूल्य का श्रम सिद्धांत किसने दिया है? लोक ने दिया होगा, रूसो ने दिया होगा, होब्स ने दिया होगा, बेंथम ने दिया होगा। तो आपके लिए सीधी सी जवाब है, लोक ने दिया था। अभी भी थोड़ी देर पहले भी क्वेश्चन किया है, श्रम सिद्धांत की बात कौन करता है? मैकियावेली के लेखों के संबंध में कौन सा सही है? क्योंकि मैकियावेली के लेख कौन कौन से हैं? द डिस्कोर्सेज उनका है, द आर्ट ऑफ वार उनका है, द गोल्डन एज उनका है। तो यानी कि सारे के सारे उनके हैं, चार तीनों के तीनों उनके हैं, तो सारे हो जाएंगे। प्लेटो ने अंत वास्तविकता की प्रकृति का अपना सिद्धांत विकसित किया, यानी कि वास्तविकता की प्रकृति और निम्नलिखित के अंदर वास्तविक विषयों को स्पष्ट किया। किसके अंदर किया था भाई उसने? भाई इसने जो है थ्योरी ऑफ एलोगरी ऑफ केव के नाम से, एलोगरी ऑफ केव नाम से थ्योरी दी है,
वो थ्योरी इन्होंने किस किताब के अंदर एक्सप्लेन की है। याद रखिए, ना रिपब्लिक में मिलेगी, ना पॉलिटिक्स में मिलेगी, ना द लॉज में। पॉलिटिक्स तो इनकी किताब ही नहीं है, ठीक है। तो किसकी किताब होगी प्लेटो, कौन सी? टाइमियस, ठीक है, टाइमियस के अंदर आएगा। राज्य और क्रांति के बारे में मार्क्स का सिद्धांत किससे लिया गया है? राज्य और क्रांति के बारे में कार्ल मार्क्स ने राज्य का सिद्धांत कहां से लिया? जर्मन क्लासिकल दर्शन से, ब्रिटिश राजनीतिक अर्थव्यवस्था से, फ्रांसीसी क्रांति परंपरा से, या स्वतंत्रता का अमेरिकन युद्ध से? बताइए। मेरे हिसाब से होगा फ्रांसीसी क्रांति की परंपरा से इन्होंने राज्य और क्रांति के बारे में सिद्धांत दिया है। 77 अरस्तु ने इनके द्वारा प्रदर्शित आदर्श राज्यों के समीक्षात्मक अध्ययन के प्रति अपने को अर्पित किया है। अरस्तु ने इनके द्वारा प्रदर्शित आदर्श राज्यों के समीक्षात्मक अध्ययन के प्रति अपने को अर्पित किया है। किसके प्रति किया है? देखो, फेलियस के प्रति भी था, हिप्पोडेमस भी था, प्लेटो भी था, ठीक है। आदर्श राज्यों का समीक्षात्मक अध्ययन इन्होंने इन्हीं का किया है, ठीक है। तो सारे हो जाएंगे। लेनिन के लेखों के आरोही क्रम में लगाना है, ये आपको खुद करना पड़ेगा। कौन सा पहले कौन सा बाद में आया है, ये आपके सामने लिखे हुए हैं, देख लेना इनको, ठीक है, सब लगा देने हैं। माओ त्से-तुंग की सुप्रसिद्ध उक्तियों में से निम्नलिखित कौन सा समाविष्ट नहीं है? युद्ध में शस्त्र महत्वपूर्ण कारक होते परंतु निर्णायक नहीं होते। ये उनकी बिल्कुल ठीक बात है, ये वो बोलते हैं। राजनीतिक खून खराबे के बगैर युद्ध है, बिल्कुल ठीक बात है, ये बिल्कुल ओके बात हम मान के चले क्या? मुझे थोड़ा डाउट, रुक जाते हैं, आगे चलते हैं। दल बंदूक को नियंत्रित करता है और बंदूक को दल को नियंत्रित करने की अनुमति कभी नहीं दी जानी चाहिए, ये बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है ये। आइए सैकड़ों फूलों को खिलने दे और सैकड़ों विचारधाराओं को प्रतिस्पर्धा करने दे, ठीक, ये भी बात ठीक है। तो इसका मतलब ये बात गलत है, डाउट ठीक था हमारा, ये बात ठीक नहीं है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं 80 के ऊपर। प्लेटो ने इनके विचारों को अपनाया। प्लेटो ने किनके विचारों को अपनाया था? हेराक्लिटस के विचारों को अपनाया था, पार्मेडीज के, सुकरात के, सारे ही अपनाए थे इन्होंने, बिल्कुल सबके विचारों को अपनाया था। तो हम जो है क्लास को यहीं स्टॉप करेंगे। 80 क्वेश्चन तक हमने किया है, इसके बाद भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो बाकी हम बाद में देखते हैं, आज की क्लास को यहीं पे रखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एक बार फिर से इस वीडियो को अगर किसी को देखना, देख लेना, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन इसीलिए चल रही है थोड़ी थोड़ी कि भाई हम चीज़ों को एक बार फिर से देख लें, एक बार फिर से आप अपने दिमाग में क्वेश्चंस को बैठा ले कि कौन सा क्वेश्चन कैसे, कहाँ से, कब पढ़ा था, ठीक है। टेस्ट आप दे ही रहे हैं, साथ के साथ में एक आध क्वेश्चन जो एक्सप्लेन करने का तो उसे हम एक्सप्लेन भी कर लेते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कर रहे हैं साथ के साथ, अब जितना जितना होता चलेगा उतना करेंगे। अब डेली करेंगे, ये तो है नहीं कि हम छोड़ते चलेंगे, डेली करेंगे। हमने पहले बना था कि एक दिन करेंगे एक दिन नहीं, लेकिन अब डेली करेंगे। आज जैसे ये इसका किया है, कल फिर इसी का करेंगे, ठीक है। और दूसरी बात फिर एक चीज का ध्यान रखना आप लोग कि रिपीट जरूर करते रहना, रिवीजन जरूर करते रहना। मात्र 10 दिन है आपके पास पेपर के, और इन 10 दिनों में जितना रिवीजन हो सकता है करिए। लेकिन एक चीज का भी ध्यान रखना, अपनी नींद मत खो लेना, नींद भी पूरी लेनी जरूरी है। दूसरे काम को नेग्लेक्ट कर देना, दूसरे काम छोड़ देना, लेकिन नींद जरूर होनी चाहिए, ठीक है। देखो नंबर कम टेस्ट में आ रहे हैं, कोई बात नहीं, पेपर में क्या पता ज्यादा आ जाए। यहीं से तो नंबर बनाओगे ना, यहाँ से सीखोगे। क्वेश्चन यहाँ पे गलत करोगे, वहां तो नहीं करोगे फिर, ठीक है। ठीक है, नंबर कम आने से नहीं डरना चाहिए। नंबर कम आने का कोई मतलब नहीं होता कि नंबर कम आ रहे हैं, फिर नंबर कम तभी आते हैं जब हम गलतियां करते हैं। तो गलतियां हो गई, अब दोबारा नहीं करनी है वही गलतियां, ठीक है। और गलतियां करना सबसे अच्छी बात है पेपर से पहले, पेपर में गलती नहीं होंगी फिर वो, ठीक है। तो पेपर में गलती मत करना, यहाँ पे कर लो जितनी गलतियां करनी है। यहाँ हम बैठे हैं गलतियों को सुधारने के लिए, लेकिन पेपर में गलती करोगे तो फिर उसको कौन सुधारेगा, वो तो हो गई गलती, ठीक है। वो तो नेक्स्ट टाइम पे लेके चली जाएगी हमें। तो इसलिए पेपर के लिए तैयारी करो। और एक तो नींद को कम मत होने देना, कम से कम 7 घंटे जरूर सोना है। गर्मी का मौसम है तो 7 घंटे की नींद लीजिएगा। और साथ में दूसरे दूसरे जो काम है ना उनको छोड़ दीजिए, कम कर दीजिए उनको। नींद वाला काम और पढ़ाई वाला काम जो ये कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, ठीक है। अगर कॉम्प्रोमाइज करोगे तो फिर एक चीज, जैसे नींद का भी नुकसान करोगे, फिर नींद जो है वो आपकी पढ़ाई का नुकसान करेगी, ठीक है। तो इसके साथ समझौता मत किया करो। कहीं यहाँ कैफीन वगैरह खा पी करके आप टाइम को पास करते रहो, दिमाग नहीं चलता, दिमाग सुन पड़ जाता है ऐसे, ठीक है। इसको बहुत ध्यान से रखना है इन चीजों को, ठीक है।
ठीक है सर, ओके करते हैं फिर।